Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE, and this is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our NCERT classes. अब NCERT पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना सॉलिड फीडबैक मिला तुम लोगों की तरफ से कि मैंने सोचा व्हाई नॉट टीच इवन पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट विच इज़ द पार्ट ऑफ क्लास 11th NCERT। तो क्यों ना वो भी पढ़ा दिया जाए ताकि तुमको एक्चुअली अप्रोच मालूम पड़े कि हाउ टू अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी फॉर योर एग्जाम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अमंगस्ट अस ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक दे हैव नॉट डिसाइडेड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्शनल दे आर सपोज टू टेक। कोई सोशियो के बारे में सोच रहा है, कोई एंथ्रो के बारे में सोच रहा है, कोई हिस्ट्री सोच रहा है, कोई लिटरेचर सोच रहा है, कोई मैथ सोच रहा है, जाने क्या क्या सोच रहा है। और कुछ लोग PSI पब एड ये सब भी सोच रहे हैं, लॉ ऑप्शनल, मेडिकल ऑप्शनल एंड सो ऑन सो फोर्थ। पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को तब तक डिसाइड कर ही नहीं सकते जब तक हमें थोड़ा बहुत एटलीस्ट अंदाज़ा ना मालूम हो कि व्हाट दैट सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। सो इसी कोशिश में दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाट पॉलिटिकल थ्योरी इज ऑल अबाउट। फिर तुम्हें पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स, डेफिनेशंस ऑफ स्टेट थिंकर्स, ये सब कुछ जो PSIR का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें समझ में आए या ना आए तो तब की बात है जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये सब है क्या। एंड कोइंसिडेंटली हम लोग को क्लास 11th के NCERT में ये सब पढ़ा दिया गया था। वो बात अलग है कि हमें ठीक से पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया, और हमने ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा गया, दैट इज $1 million क्वेश्चन। However, that apart from that, let us try and understand according to class 11th political theory, and I'll hope to make you understand this subject in a better way. So हम यहाँ पर करेंगे 3 पार्ट्स में इसको, क्लास 11th को के चैप्टर 1 को हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। ओके, और ये मेरा चैनल है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्टोलॉजी विच इज डीलिंग विद इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स। सो कॉन्सेप्टोलॉजी जो ये मेरा एक्सक्लूसिव चैनल ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म इज द चैनल जहाँ पर मैं इंटरकनेक्शन सिखाता हूँ। अब क्या होता है, मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आप लोग फैक्ट्स जमा करते रहते हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में चले जाते हो, फेल हो जाओगे। ओके, नहीं मैनेज करते। वाई? बिकॉज इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ और है। इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट इज इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट। सिर्फ जमा करते जाओगे गूगल की तरह एक के बाद एक फैक्ट्स, इट वोंट हेल्प, डजंट हेल्प। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इंटरकनेक्शन, जिसे को मैं 3 डायमेंशनल स्टडिंग बोलता हूँ, मैट्रिक्स बोलता हूँ। ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। इस तरह से अगर तुमने नहीं किया तो आपका सारा एफर्ट, सारा टाइम, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत ग्लोरियस करियर आने का जो मौका है वो खत्म हो जाएगा। सो इसी तरह से मैं आपके साथ एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ दैट 7 मार्च से मैंने PSIR ऑप्शनल लॉन्च कर दिया। अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, राइट। अगर आप लोग PSIR के को कंसिडर कर रहे हो तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार आकर इन क्लासेस में देखो, तुम्हें पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस होता क्या है। देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो 250 मार्क्स का GS तो मैं ऑलरेडी आई वाज टेकिंग केयर ऑफ। 250 मार्क्स ऑप्शनल 1 और 250 मार्क्स ऑप्शनल 2, ये दोनों की भी अब मैं ही तैयारी करवा रहा हूँ। सो यू हैव 750 मार्क्स कमिंग फ्रॉम वन साइड। सो तुम्हारा प्रैक्टिकली हाफ ऑफ योर UPSC CSE एग्जामिनेशन का सिलेबस इज टेकन केयर ऑफ। तो ज्वाइन करने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा कोड SIDLIVE, SIDLIVE। SIDLIVE कोड यूज करते तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो मैं तुम्हें छोटी सी एक सूचना देना चाहता हूँ और एक छोटा सा ब्रीफ अप फॉर दोज ऑफ यू, जस्ट अ स्मॉल हेड्स अप फॉर दोज हु आर कंसिडरिंग PSIR अफसर ऑप्शनल। अगर तुम PSIR ऑप्शनल चूज करते हो, कुछ फायदे ये है कि पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कि GS2 PGIR जिसे बोला जाता है, जब मैं PGIR बोलता हूँ, ओके, इससे ओवरलैपिंग टॉपिक्स है। GS1 का फ्रीडम स्ट्रगल, GS4 फिलोसफी, थिंकर्स, ये सब कुछ भी आ जाएगा। मीडिया एक्सपोजर इतना अबंडेंट है, तुमने टीवी खोल के अगर कुछ देख रहे हो ना, और वो कुछ भी हद तक पॉलिटिकल वर्ड से रिलेटेड है, वो PSIR का टॉपिक होता है। ऐसे राइटिंग में तुम्हें कई बार PSI से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो तुम्हें लैटरल एडवांटेज मिल जाता है। और बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, मुझे लगता है तुमसे उम्मीद ये की जाएगी कि तुम्हें पॉलिटिकल साइंस समझ में आए। सो इंटरव्यू वगैरह में भी तुम्हें एडवांटेज हो जाएगा, और ऐसा इसलिए माना जाता है इट इज़ हाई स्कोरिंग एंड रिवॉर्डिंग। लेकिन जो ज़रूरी बात यह है कि इसको सेल्फ स्टडी मत करना, हो ही नहीं पाएगा, तुम कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे, पता नहीं क्या लिख कर आ जाओगे। डोंट डू दैट। ये डायनामिक सब्जेक्ट है, चेंज इन द करंट अफेयर्स जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सब्जेक्ट बदल जाएगा। इसको 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स तरीके से पढ़ना या पढ़ाना होता है। सो डोंट ट्राई दैट। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को प्रीलिम्स और GS का एक्सटेंशन मत कभी भी मान लेना, ये बिल्कुल। सो वी आर ऑन द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया विच इज़ अन अकेडमी, जिस पर डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल सकता है तो वो यहीं मिलेगा। याद रखने का तरीका ये है,
कि तुम्हें कोड याद रखना है सिड लाइव, SIDLIVE, ये मेरा कोड है। जैसे तुम इस कोड को यूज़ करोगे तुम प्लस क्लासेस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर फ्री टेस्ट सीरीज, ये फ्री है माय फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली फ्री है। इसको अनलॉक करने के लिए ओके तुम्हें सिर्फ सिड लाइव कोड यूज़ करना है और तुम फ्री टेस्ट सीरीज, नॉट अ सिंगल पेनी चार्ज। 2 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। एंड अन अकेडमी कॉम्बैट, ये तो तुम लोगों को पता है, ये तो इससे बड़ी लॉटरी नहीं है, बिकॉज यू कैन विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। 14 मार्च को 11 बजे ओके दिस का नेक्स्ट सेक्शन एंड सिड लाइव SIDLIVE कोड यूज करो एंड द वर्क विल बी डन। सो बैच कोर्सेस हो या फिर मेरा PSR ऑप्शनल, इनफैक्ट ऑप्शनल ले रहे हो तो मैं चाहूँगा कि तुम्हें ना कॉम्बिनेशन कोर्सेस ले लो, जिसमें GS यानी कि GS की भी पढ़ाई हो जाए और ऑप्शनल की भी पढ़ाई हो जाए, तो ये दोनों काम हो जाएगा और तुम्हें बहुत सारा पैसे का डिस्काउंट हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE and you can have an immediate 10% discount also. So आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ NCERT क्लास 11 चैप्टर 1, और मैंने जैसे पहले पढ़ाया था मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा भाई। मैं तो डिटेल में पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मैं स्लो जाऊंगा लेकिन मैं इन डेप्थ जाऊंगा, ये मेरी आदत है। सो आई विल नॉट गो और रश द टॉपिक, ये मेरी आदत ही नहीं है। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट माय स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली चैंपियंस इन दैट सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। अब ये बच्चे हैं ना, ये बिल्कुल सही बात में बता रहे ओके, इनके मन के जो विचार है ओके ये बिल्कुल सही है, बड़े लाजमी है ओके। क्यों? तो ये बच्चा पूछता है यार एक और बुक आ गई फिर रट्टो ओके। सो ये बच्ची बोलती है हाँ यार सही बात है, ये क्या पॉलिटिकल थ्योरी मतलब क्या है ये, आई डोंट अंडरस्टैंड ओके, ये हमसे क्या फ़ायदा, ये हमसे कैसे कंसर्न करता है, हम थोड़ा राजनीति में ओके। तो ये बच्चा दूसरा बच्चा बोलता है हाँ यार ये वाली तो बात सही है, बट फिर भी मज़ा आएगा ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बोली है, तो हम उनके बीच में जो विरोधाभास होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना, उसको हम डिस्कस कर पाएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट हुई ये बात और फिर बोला जाता है चलो यहाँ से सोक्रेटिस के बारे में मज़ा आएगा, ये डिफरेंट है, तो दिस इज़ रियली डिफरेंट। सो हु इज़ सोक्रेटिस? अरे बाबा बताओ, द मास्टर के बारे में, द मास्टर ऑफ फिलोसफी। सोक्रेटिस से कहानी स्टार्ट करेंगे और वहाँ से स्टार्ट होगी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी। या तो क्लास 11th में तो ये तो सब चीज़ें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो अब हम धीरे धीरे जाएंगे और अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यू आर इन गो स्लो बट गो स्टडी। तो इस स्टोरी को समझने की कोशिश करो, बिकॉज तुम कल इस देश के ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हो तो तुमको पॉलिटिकल थ्योरी आनी चाहिए, ठीक है? तो ध्यान से समझते हैं। सो ह्यूमन बींग्स आर यूनिक इन 2 रिस्पेक्ट्स। हाँ क्या क्या? कि एनिमल से ह्यूमन बींग्स 2 तरीके से अलग हो गए। वन, दे पोजेस रीजन, और दूसरा एक बार वो दे कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन। तो एक बार तुम्हें बुद्धि यूज करके, कुछ रीजन करके, कुछ कारण बना के तुम फैसला ले लेते हो, और फिर अगर गलती हो गई या नहीं हो गई तो तुम उसको रिफ्लेक्ट भी करते हो, यू कैन लुक बैक इन द रियर व्यू मिरर। दे ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये भी बड़ी बात है। तो ये 3-4 चीज़ें तो यार हमको सच में इंसान को बाकी जानवरों से या द लोअर एनिमल से हमको अलग करती है। अनलाइक अदर स्पीशीज दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस देयर इनरमोस्ट थॉट्स एंड डिजायर्स। They can share their ideas and discuss what they consider to be good. Political theory has in roots in these 2 twin aspects of human self. सर आपने इसको जोर से क्यों बोला? मैंने बेटा इसलिए इसको जोर से बोला बिकॉज जो पॉलिटिकल थ्योरीज है या जो पॉलिटिकल साइंस जो बाद में बनेगी, दिस इज द ओल्डेस्ट साइंस, this is the oldest science or the oldest study of human beings. This is called as the master science, right? Aristotle इसको master science बोला करते थे, okay? या तो इस मास्टर साइंस का ये मतलब निकाला जा सकता है कि भाई ये नहीं आया है तो तुम्हें कुछ नहीं आया। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स ही नहीं समझ में आया, तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि इंसान एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है, कैसे एक दूसरे को डोमिनेट करता है, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है, कैसे सोसाइटी बनती है, कैसा स्टेट बनता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए एरिस्टोटल बोला करते थे मैन इज अ सोशल एनिमल, सॉरी इट्स अ पॉलिटिकल एनिमल।
He's a political animal. So he's a creation of the nature, but he is a political animal. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये पता होना बड़ा जरूरी है। और ये अगर तुमने मास्टर कर लिया तो भाई जिंदगी में बहुत कुछ मास्टर कर लोगे, खासकर तुम ब्यूरोक्रेट्स हो तो व्हाई नॉट। सो इट एनालाइजेस सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस एज हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लॉ की क्या वजह होती है, what is the state's responsibility towards the citizens, what is citizens responsibility towards other citizens, what is citizens duty towards the state, and so on and so forth। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो सकता है माय फ्रेंड। आप ना सुबह शाम एक बार मुझसे पढ़ोगे ना, फिर तुम लोग को सुबह शाम भी है ना सोचोगे हाँ यार ओहो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी के साथ कनेक्ट होगा। सो अमंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए, इसको बोर मत होने देना अपने आप को, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं तुम्हें बोर होने दूंगा इसमें। So political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that inform political life, जैसे freedom, equality, justice. It explains meanings and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definitions of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and the present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in every day, such as schools and shops. So basically क्या हुआ है कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इंडिविजुअल्स को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैशनल थिंकिंग क्या होती है। क्या वर्ड यूज किया मैंने, रैशनल थिंकिंग क्या होती है। ओके, विद रिगार्ड्स टू पॉलिटिकल क्वेश्चन हमें व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई ये सब कुछ पता होना जरूरी है। और अगर हमको ये ही पता चलेगा तो ही हम अभी जो हाल फिलहाल में तुम जो न्यूज़ में देख रहे हो, टीवी पे देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स के लिए पढ़ते हो, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं उसको तुम एनालाइज कर सकते हो। और एज अ कंसर्न सिटीजन, अरे ना भी हो या तुम ना ब्यूरोक्रेसी में इंटरेस्टेड हो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो पॉल साइंस को ले रहा है एज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई बात नहीं। But as citizens of India also, as citizens of a country, as learned, educated people, you should understand political theories and political science. So यहाँ तक हम कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, अब आगे हम देखेंगे कि why should we study it, okay? So यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम लोग है ना पॉलिटिक्स, हम लोग जो पॉलिटिक्स वर्ड है ना उससे हम लोग ऐसे ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। बिल्कुल हमको पॉलिटिक्स समझ के ना, बहुत सारे लोग ना बिकॉज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो हम लोग देखते हैं टेलीविजन पे, हमको लगता है हे भगवान पता नहीं ये सब अपने से नहीं होने वाला। सो बोलते हैं यार ये हमारा झमेला नहीं है, आई एम गोइंग टू स्टे अवे, आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे पास टाइम नहीं है ऑन दैट स्टफ एंड सो ऑन सो। ये हमारे बस की चीज़ नहीं। सो हमारे पास दो चीज़ें, एक तो सर आप हमको पढ़ा रहे हो पॉलिटिकल साइंस, ओके, दूसरी साइड पर हमको तो पॉलिटिक्स जो टीवी पे दिखाई देता अपने को तो जमता नहीं बाबा, ओके। सो द पॉइंट हियर इज कि हम लोग इस बात को भूल गए कि पॉलिटिक्स जो था वो पॉलिटिक्स आज नहीं है। जस्ट बिकॉज कोई इंस्टीट्यूशन जो पॉलिटिक्स है, जो इंस्टीट्यूशन है था ऑफ पॉलिटिक्स, वो धीरे धीरे डिग्रेड कर चुका है, वो धीरे धीरे डेटीरिएट कर चुका है, डज नॉट मीन कि पॉलिटिक्स पर से इज बैड। पॉलिटिक्स हमेशा से एक इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी था और है, ओके। तुम बाहर निकलोगे ना भी निकलो या घर के अंदर भी करोगे तो भी वो पॉलिटिक्स होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज द ओल्डेस्ट साइंस, दिस इज द ओल्डेस्ट अंडरस्टैंडिंग। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शंस को ही पॉलिटिकल कलर दिया जाता है। सो इन द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी हिमसेल्फ, ओके, जैसे एक सांप जकड़ लेता है, ओके, वैसे ही यू नो पॉलिटिक्स आपके हर लाइफ के पार्ट में, हर इंटरैक्शन में इट इज अ पार्ट ऑफ इट। अब तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तुम इंडिविजुअल हो तो ठीक है भैया, हो सकता है तुम्हें किसी से पॉलिटिक्स ना करने पड़े, बट कैन डू यू अंडरस्टैंड कि एज एन इंडिविजुअल तुम रह नहीं सकते, तुम्हें ग्रुप बनाना पड़ेगा, तुम्हें सोसाइटी का पार्ट होना पड़ेगा। और जैसे ही सोसाइटी आ जाएगी तुम्हारे पास मल्टीपल इंटरैक्शंस होंगे, मल्टीपल नीड्स होंगी, गिव एंड टेक होगा, कोई राइज करेगा, कोई डोमिनेट करेगा, कोई लीड करेगा, कोई फॉलो करेगा, एंड पॉलिटिक्स विल सर्टेनली बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो वो चाहे फैमिली हो, चाहे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे नेशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, it will all deal with politics. But as I told you, most people are taking away, or they're taking away the essence of it, and that is why it is taking away the so-called the
disintegrated, decreased value part of the politics that we are seeing. So अब ये सारी situations यही है कि आपको politics पढ़ना पड़ेगा. तो ऐसा बोलते हैं first know the rule of any science before you try to criticize. तो अगर politics अच्छा होने लगेगा तो फायदा होने लगेगा, because it is the way welfare of the people होगा, it is the way country बहुत strong होगी and so on so forth. और इसका उल्टा हो जाएगा तो वही तुम्हारी लाइफ को खराब करने लग जाएगा and so on and so forth. So it is very very important कि तुम्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, बिकॉज पॉलिटिक्स को दूर दराज जगह पे नहीं हो रहा जिससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. अगर पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी तुमको समझ में आती है तो ही तुम पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज या फिर सपोर्ट करोगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ठीक जा रहा है कि नहीं. और एज कंसर्न सिटीजन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको पहचानें, फिर हम कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए गवर्नमेंट पर जोर डालें. गवर्नमेंट इम्प्रूव होगी, हमारी वेलफेयर भी होगी. तो अब हम देखेंगे कि हम पॉलिटिकल थ्योरी जब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ क्या रहे. हाँ, ये वाली बात भी है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ने वाले क्या है. नाउ देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी. सो अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल इवेंट्स दिखाई दिए जो कि कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हो सकते हैं, डेमोक्रेसी हो सकता है, चैलेंजेस टुवर्ड्स द reinstatement of freedom or liberty or equality, revolutions, formation of constitution etc. यार ये बोलना बड़ा आसान होता है कि जी बन गया जी, ओह वेरी गुड, मुबारक हो, ओके जी बन गया. ऐसे कैसे डेमोक्रेसी आ गया, ऐसे कैसे तुमने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया. पहले तो हम जब केवमैन थे तब तो नहीं ऐसा होता था. ये बात भी सही है. तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है जैसे मोबाइल फोन्स जो बने हैं, ओके, या कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या जो कुछ भी बने, जो रॉकेट्स बने हैं, स्पेस शटल्स बने, क्या पहले दिन ही किसी ने इसी को इन्वेंट करके बोल दिया जी मुबारक हो जी, हमने एक अपोलो 11 बना दिया. ऐसा थोड़ा ना हुआ. ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पहले थ्योरीज बनी, फिर पहले तो थ्योरीज में इतना टाइम लग गया, फिर छोटी छोटी चीज़ें, लाइट बल्ब्स वगैरह के, रेडियोस की, यू नो, ऑल दैट इन्वेंशन होने लगी, फिर उनका कनेक्शन होने लगा. आज हम लोग मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, टुमारो विल गो टू सम अदर एक्सट्रीम एंड ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सब कुछ जैसे धीरे 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 डेवलप हुआ वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरीज भी धीरे धीरे डेवलप हुई. सो अगर मैं डेट बैक करूँगा तो जो मैं आपकी क्लासेस में PSI में पढ़ाता हूँ तो हम एरिस्टोटल से स्टार्ट करेंगे, हम चाणक्य को समझने की कोशिश करेंगे, हम सोक्रेटिस को समझेंगे, हम प्लेटो को समझेंगे, फिर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोचेस करते करते मैकियावेलीज पे आएंगे, हॉब्स पे आएंगे, एवी डाइसी पे आएंगे, फिर आते आते मॉडर्निज्म आएगा, एक डेविड ईस्टन मॉडल आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. धीरे 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 द कॉन्सेप्ट विल स्टार्ट. तो ये दिन हमको याद रखना पड़ेगा कि एक रोजू था जिसने पहली बार बोला ओहो तुम क्या टाइम पास कर रहे हो, ये क्या इधर की उधर थ्योरी मान रहे हो, फर्स्ट तुमको फ्रीडम की जरूरत है. हर इंसान क्रेव करता है फ्रीडम का. अब ये बड़ा पैराडॉक्स है माय फ्रेंड, ये अपने आप में बड़ा पैराडॉक्स है, क्योंकि यू वर बॉर्न फ्री, नो डाउट अबाउट इट, बट इफ यू वर बॉर्न फ्री बट देन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझो. तो अगर मैं फ्री हूँ, ऑलराइट, जब मैं पैदा हुआ, और अगर मैं केवमैन था तो मैं तो कंप्लीटली फ्री था, बिल्कुल सही बात है. फिर मैं धीरे धीरे किसी सोसाइटी का पार्ट बना, किसी ग्रुप का पार्ट बना, फिर मैं किसी स्टेट का पार्ट बना, नेशन का पार्ट बना. अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर स्टेट या सोसाइटी का पार्ट बनता चले जाऊँगा, ओके, कहीं ना कहीं मेरी सो कॉल्ड लिबर्टी कम होती जाएगी. अब देखो मैंने वर्ड कैसे घुमा दिया. क्या मतलब, मैंने पहले फ्री वर्ड यूज़ किया, फिर मैंने लिबर्टी वर्ड यूज़ किया. तो ये रोजू था जिसने पहली बार बोला कि फ्रीडम हर आदमी का फंडामेंटल राइट होना चाहिए. फिर उसी तरह से मार्क्सियन थ्योरीज ऑफ फ्रीडम, गांधीयन थ्योरीज ऑफ स्वराज, डॉक्टर अंबेडकर, एंड देन ग्रोटेस का थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नेम इट. इट इज सो ब्यूटिफुल, सो मेनी थिंग्स जब मर्ज करती है तो आज की सिचुएशन बनती है. और मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आज की सिचुएशन होगी तो वो तुमने बड़ा सो कॉल्ड एंड आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर रिक्वायरमेंट्स. तो हमको जो चीज़ इतनी ज़्यादा चेंज हो रही है
उसके हिसाब से हमें थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेगी. सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स that shape constitutions, governments and social life in a systematic manner. मैंने वर्ड यूज किया था पढ़ाते पढ़ाते, rational thought process. ये systematic manner होना चाहिए. सो यहाँ पर जैसे भी टर्म्स आएंगे, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर हमको ये सब प्रिंसिपल्स, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू, ये जब तक पढ़ेंगे नहीं, ओके, तब तक हम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे. और हमें जब कॉन्सेप्ट समझना है तो हमको दोनों साइड के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. We will have to include as well as exclude. We will have to go pro as well as con. तो अगर मैं बोलूँगा सेपरेशन ऑफ पावर्स, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स देखा जाए तो वाह 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 सॉलिड है, लेकिन उस सेपरेशन ऑफ पावर्स में भी कई सारी वेरिएशंस है. कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स की कुछ अलग क्रिटिसिज्म है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमको हर थिंकर के बारे में समझना पड़ेगा. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड थिंकर्स ने क्या अपना थॉट्स बताया, क्या उन लोगों ने प्रपोज किया, फिर क्या वो लोग खुद पॉलिटिशियंस बने, कभी कभी बन गए, कभी कभी नहीं बने, फिर उन थिंकर्स ने बाकी थिंकिंग प्रोसेस या बाकी थिंकर्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया, फिर बाकी थिंकर्स क्या किसी एक ही थिंकर से इन्फ्लुएंस हुए कि एक से ज़्यादा से इन्फ्लुएंस हुए, फिर वो थिंकर्स ही इन्फ्लुएंस हुए कि पूरी पूरी इंस्टीट्यूशंस इन्फ्लुएंस हुए. जैसा मार्क्सिज्म फॉर एग्जांपल, कम्युनिज्म का एक मेजर पार्ट होके रह गया, या फिर सोशलिज्म का, द वे यू नोटिस दिस पार्ट. अगर आपको नीचे की थ्योरी समझ में आ गई, तो फासिज्म ने उसको अननेसेसरली मिस इंटरप्रेट करके अपने फेवर में कर लिया. मैकियावेली अपने आप में वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था, लेकिन मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया गया, इग्नोर भी नहीं किया गया, इनफैक्ट उसको तो बदनाम ही कर दिया गया कि भैया मैकियावेलियन मतलब मैनिपुलेटिव होता है. हॉब्स थ्योरी को बोला गया इससे ज़्यादा डेंजरस थ्योरी नहीं है, इसमें तो दिल ही नहीं है, क्रूअल थ्योरी है, बिकॉज सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अलग अलग लोगों को अलग अलग क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, एंड दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल स्टडी टू डू दिस पार्ट. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आज क्यों पढ़ा रहे हो, ये सब तो हो गया ना, एरिस्टोटल ने काम कर दिया, प्लेटो ने कर दिया, मैकियावेली ने काम कर दिया, हॉबीज ने काम कर दिया, सब ने तो काम कर दिया, मार्क्स ने कर दिया, सब ने लेनिन में भी दे दिया, सब हो गया, बस चलो जी घर हो गया, अब इनको लो और ख़त्म करो. सो इन अदर वर्ड्स द पॉइंट जो मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे इक्वालिटी वर्ड है, इक्वालिटी जो सिचुएशन है, ओके, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस होगा. मैंने समझा, मैं तुम्हें समझाता हूँ. मतलब अगर मैं बोलूँ कि आज मैंने इक्वालिटी अचीव कर ली है, वेरी गुड, तो किसके बीच में इक्वालिटी अचीव कर ली. मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे मालूम है ये नहीं हुआ है, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेन एंड वुमेन में हो गई है, मेन एंड वुमेन आर कंसिडर्ड इक्वल, और यहाँ हो गया. अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरे को ऐसे चिल्लाओगे, मैं सिर्फ एक हाइपोथेसिस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है. तो ऐसा थोड़ा ना कि काम खत्म हो गया, अब रिच और पुअर की रह गई है, हाँ, रिलीजन के बेसिस पे रह गई है, कैस्ट के बेसिस पे रह गई है, मनी के बेसिस पे रह गई, एजुकेशन के बेसिस पे रह गई, चलो जी ये भी होगी, मुबारक हो. अब क्या, अभी नेशन टू नेशन इनइक्वालिटी रह गई है, नेशन के अंदर सिटी टू सिटी रह गई है, सिटी के अंदर टाउन टू टाउन रह गई है, ओके, ये तो खत्म ही नहीं हो रही. फिर जब ये सब कुछ होते हुए जाएगा तो हम एक यूटोपियन वर्ल्ड की तरफ इरादा करके बैठे कि जब तक सब कुछ इक्वालिटी की तरफ नहीं जाएगा, और ह्यूमन नेचर ऐसा कुछ है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरह की डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन करने लगेगा. सो लाइक जवाहरलाल नेहरू से यूज्ड टू से वेरी नाइस लाइन दैट द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट, द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट. वैसे ही द वर्क ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विल ऑल्सो बी नेवर कंप्लीट, बिकॉज कहीं ना कहीं नए नए चैलेंजेस आएंगे टू राइट्स, टू इक्वालिटी, टू जस्टिस, टू लिबर्टी. ये ना खत्म होना भाई, ओके. ये कॉन्सेप्ट चलते चले जाएंगे, बिकॉज जितने बार आप जवाब दोगे, इंस्टेड ऑफ shutting down the questions, it will give rise to new questions, and that is not in the wrong sense. मैं कोई गलत उससे नहीं निकाल रहा. इट इज़ लाइक जो हमारी लाइफ में भी होते हैं, जब तुम लोग 10th के एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो सब लोग बोलते हैं ओहो 10th पास कर जा मेरा बच्चा, फिर तेरे को ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होने वाली. फिर जैसे ही तुम 10th का रिजल्ट लेकर आते हो, तुम्हें पहले मिठाई खिलाई जाती है, लेकिन इज़ दैट द एंड ऑफ इट ना. वहाँ से एक और सवाल हो जाता है, ओहो अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट लोगे, फिर कौन से कॉलेज में जाओगे. मतलब आपको तो लगा था यार पहले स्कूल था मुसीबत, अब एक और चीज़ शुरू हो गया. फिर 12th में जाओगे, फिर तुम्हें सब लोग कान में पास में आके बोलेंगे ओ मेरा बच्चा 12th पास कर जा,
फिर कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर तुम्हें मालूम है 12th पास होने के बाद क्या हुआ, फिर कॉलेज एंड फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही फिर ऐसे ही, ये ज़िंदगी के अंत तक चलता है चले जाता है। तो ये तो कहानी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। सो दिस इज़ हाउ इक्वालिटी बी या फिर कोई भी थ्योरीज इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड फिनिश। फिर एक और बात है कि हमको जब फ्रीडम या इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं, हमारी अपनी अपनी डिमांड्स भी चेंज होती जाती है। एक तो उन चीज़ों को इंटरप्रिटेशन हम अलग अलग तरीके से करने लगते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी उनकी डिमांड से भी पूरा नहीं खाते। तो एक ही चीज़ है, तो एक जैसे फॉर एग्जांपल इस बुक में एग्जांपल दिया हुआ है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ। सो इट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ, एक जमाने में राइट टू लाइफ को राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, ओ रोटी कपड़ा मकान, पहले पिक्चर्स आया करती थी, ओ जी रोटी कपड़ा मकान। अब रोटी कपड़ा मकान से तो तुम्हारा दिल भरता नहीं है, बिल्कुल साहिब। तो अब आपको राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी चाहिए, राइट टू फूड भी चाहिए, राइट टू शेल्टर भी चाहिए, राइट टू डाई भी चाहिए, ओके, राइट टू इंटरनेट भी चाहिए। कुछ लोग तो ये भी मांगने लग गए, बिल्कुल। सो आइदर वेज नाउ ग्रेजुअली, तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू फेथ, अब ये खुद ही बढ़ता जा रहा है। तो पहले तुम कौन सा उसको अनलिमिटेड छोड़ रहे हो, कोई नहीं। सो द पॉइंट हियर इज, एक तो वो खुद ही चीज प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है, ऊपर से हम उसकी इंटरप्रिटेशंस करके, तो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल एक्सपेंशन होता रहता है। तो ये तो धुआं है, ये बढ़ता ही चले जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सो इन दिस बुक हमको इतना, 11th क्लास की बुक है यार, उससे ज़्यादा क्या पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इस बुक में एनसीईआरटी ने फोकस किया है दैट ओरिजिन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टन पॉलिटिकल आइडियाज, जैसे सिटीजनशिप क्या होती है, जस्टिस क्या होता है, फ्रीडम इक्वालिटी क्या होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हम उसके पास में व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई को समझने की कोशिश करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस क्या क्या दिए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर फिर तुम्हें एब्सोल्यूटिज्म से हटना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं करना पड़ेगा 1+1=2, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको गलतफहमी में डालने की कोशिश की, जो बाद में आया मॉडर्न थ्योरीज में आया बिहेवियरिज्म। बट वो बिहेवियरल थ्योरीज जो थी उनको इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल थ्योरी साइंस बनाकर भी ना वो हमारे जैसा साइंस नहीं बनेगा, एज इन साइंस, एज इन द अप्लाइड साइंसेस ऑफ 1+1=2 या मैथमेटिक्स, वो नहीं बन सकता। तो उसमें देयर हैज टू बी अ मिक्सचर। आइदर वेज ये सब बातें इस टाइम पे इंट्रोडक्शन से अच्छा, व्हाई नॉट लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट, कि इसको हम क्यों प्योर साइंस की तरह नहीं मान सकते। सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड विद सर्टेन एग्जांपल्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यू मे हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फाइंड, ये इस इन स्टोरीज का इस सब्जेक्ट को समझने में बड़ा मेजर रोल होगा। तो जब तक तुम इसको समझोगे नहीं, तुम सिर्फ थियोरेटिकल वर्ड समझ रटते चले जाओगे, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। So you have to absolutely appreciate what is the subject talking and get this point clear. So you may have noticed that people often jump the queue in shops or doctors' waiting rooms or government offices. Sometimes those who do so are told to get back in line and we feel glad. Sometimes they get ahead and we feel cheated. We resent this because we all want equal opportunity to get goods and services for which we are paying. So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. At the same time, if there are separate counters for old and disabled, we understand that such special treatment may be justified. But we also notice that poor people cannot go to the shop because they do not have money to pay for goods and services. Some of these people could be day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. If we are sensitive, we feel it is not fair that it is a society. Some members cannot even have their basic needs satisfied. We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged. So बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, okay? उनके पास एजुकेशन के पैसे नहीं होते। So किसी को हेल्थ नहीं मिल रहा, किसी को घर नहीं मिल रहा, किसी को बेसिक फूड नहीं मिल रहा, किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, किसी को मेडिकल केयर नहीं मिल रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास इक्वालिटी का जो आइडिया है, इट इज ह्यूजली कॉम्प्लेक्स। और यही वाला सीन है जिसको मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इक्वालिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता।
इक्वालिटी का मतलब टू बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज पर रिक्वायरमेंट होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी है ओके उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। ओके सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट। मैं तुम्हें जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे इक्वालिटी समझ में आ जाएगा। सो हम कब बोलते हैं कि इक्वालिटी अचीव हो गई, कब हम मानेंगे कि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, कब हमको मानना पड़ेगा नहीं सबको बराबर एकदम एकदम 1 किलो इधर 1 किलो उधर 1 किलो उधर करना है, एंड कहाँ हमको रिजर्वेशन करना है और कहाँ हमको रिजर्वेशन नहीं करना है। सो हाउ डू वी कनेक्ट विद दिस विद यूपीएससी एग्जाम। अब यूपीएससी एग्जाम में तुम्हें इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट खासकर बड़ा कॉमनली पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जब हम फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट में पूछते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नो अनटचेबिलिटी और प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये फंडामेंटल राइट, ये इस टाइम का यूपीएससी सीएससी 2020 का भी क्वेश्चन भी आया है। दोज ऑफ यू ओके जिनको उन्होंने आगे पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी तो मैं वो प्रियम्बल में भी दिखाई देने लग जाएगा, दैट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर भी इक्वालिटी आने लग जाएगा। फिर तुम्हें डीपीएसपी में दिखाई देगा, तो डीपीएसपी में एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आर्टिकल 37 आर्टिकल 38, 39, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो गया तो तुमको मालूम पड़ेगा इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993-94 जिसे मंडल केस कहते हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इक्वालिटी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान लिया। तो डू यू रियलाइज कि कितनी सारी चीजें हैं विद रिगार्ड्स टू इक्वालिटी, और ये तो अभी शुरुआत ही है, बाद में जब रिजर्वेशन पॉलिसी पढ़ोगे तब तुम्हें इक्वालिटी दोबारा आएगा। सो यू हैव टू कनेक्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कनेक्ट। कोई ऐसी बुक नहीं बननी और ना बन सकती है अनटिल अनलेस तुम्हें कोई ढंग से पढ़ाए कि वो इन चीज़ों को कनेक्ट करना सिखाएगा। ओके कि पढ़ तो तुम इक्वालिटी रहे हो लेकिन उसमें से कितनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ इमर्ज हो रही हैं, फर्स्ट यू डू दैट। तो ये तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है टू मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस एंटायर स्ट्रक्चर फॉर दोज ऑफ यू जिन लोगों को सेम चीज़ PSIR के लिए चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट। मेरा PSIR ऑप्शनल का कोर्स लॉन्च हो गया है, मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस, और उसमें कॉम्बिनेशन कोर्सेस लो एंड आई थिंक दैट विल बी great opportunity. So I will do the second part of this okay in the next video, and until next time, God bless, thank you and Jai Hind. In the words of an academy, let's crack it.